My dear students, today we are going to learn second chapter from standard 8, microorganisms, friend or foe. Microorganisms वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी. Foe means दुश्मन. सर्वप्रथम हम समझते हैं कि microorganisms क्या होता है. The organisms which we cannot see from our naked eyes. The organisms which we cannot see from our naked eyes. That means they are very, very, very small. It cannot be seen from naked eyes. It needs microscope to see it. Microscope means सूक्ष्मदर्शी. सूक्ष्मदर्शी कहने का अर्थ है कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वस्तु जो कि हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उससे देखते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए लाभदायक होते हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं. वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है. वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में काम करता है. उसी में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है जो कि एक वायरस है और उससे हजारों के संख्या में हजारों के तादाद में लोग देश विदेश में मर रहे हैं. अब हम लोग जानते हैं इसका प्रकार. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं जो यहाँ उल्लेख किया गया है. बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंगी एंड एल्गी. अब हम लोग को समझना है इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है. वैसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से सिंगल सेल से बना है उसको यूनिसेलुलर कहेंगे. जो केवल एक सेल से बना है उसको यूनिसेलुलर और जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं. तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं तो कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. अब हम लोग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. बैक्टीरिया बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिसके पास सेल वॉल होते हैं. क्या होते हैं? सेल वॉल. यानी कि बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे बैक्टीरिया के पास जो है क्या होता है? सेल वॉल होता है. एंड इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस. और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है. बैक्टीरिया एक साथ झुंड में पाया जाता है, लार्ज नंबर में. बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हर जगह, हमारे एयर में, यहाँ तक कि सॉइल में, यहाँ तक कि हम लोग किसी भी चीज वस्तु दीवार उवार कहीं भी बैक्टीरिया पाया जा सकता है. हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है. बैक्टीरिया वायरस से थोड़ा बड़ा होते हैं लेकिन वायरस से बड़ा होने के बावजूद भी वह इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं कि जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं. इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में रखा गया है. यह बैक्टीरिया भी फीड करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप. बैक्टीरिया का भी ग्रोथ होते रहता है, रिप्रोड्यूस करते रहता है. मेनली बैक्टीरिया को उसके शेप्स के आधार पर, उसके आकार के आधार पर बांटा गया है. कुछ बैक्टीरिया स्पेरिकल होते हैं. स्पेरिकल मतलब हो गया गोलाकार. कुछ रॉड शेप का होता है. रॉड शेप मीन्स रॉड शेप, इस तरह से रॉड शेप. कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप का होते हैं तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहेंगे. और कुछ स्पाइरल होते हैं.
यानी कि इसी 3 कैटेगरी में बैक्टीरियाज को बांटा गया है उसके शेप के आधार। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरियाज को उसके शेप के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज, रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज। हम लोग 2 कॉमन बैक्टीरियाज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है। एक है लैक्टोबैसिलस जिसको कर्ड यानी कि दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह हमारे डाइजेस्टिव, मैंने पहले भी कहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को वह बरकरार रखने में काम करता है और वह बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए। यानी कि दूध भी जब खट्टा होता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और दूसरा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। यह राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअली लेजुमिनस प्लांट्स कहने का अर्थ हुआ दलहन वाले जितने भी पेड़ पौधा हैं उसके जड़ के नोड्यूल्स में पाया जाता है, उसके रूट्स नोड्यूल्स में पाया जाता है। और वह बैक्टीरिया उन प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। कैसे मदद करता है? एक्चुअली वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन गैस को वह फिक्स कर देता है सॉइल में, उसको नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स के फॉर्म में उसको मिट्टी में फिक्स कर देता है। और वह जब नाइट्राइट्स के रूप में जब फिक्स हो जाता है तो उसको प्लांट अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना नाइट्रोजन के प्लांट्स ठीक ढंग से ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करके प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करने का काम करता है। तो इन 2 बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ह्यूमन डिजीज जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, हुपिंग कफ और फूड पॉइजनिंग, यह सब बैक्टीरिया के कारण से होता है। अब मान के चलिए कि हम लोग खाना बनाते हैं घर में और उस खाना को बासी हो जाने के बाद, ज़्यादा समय हो जाने के बाद उसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज होना शुरू कर जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है और वह बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कर सकता है। बैक्टीरिया के कारण से हुफिंग कफ होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का रोग जो कहते हैं वह भी बैक्टीरियम के कारण से होता है। तो बैक्टीरियाज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वह हमारे लिए बहुत सारा रोगों का स्रोत भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा रोग का कारण है बैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे वातावरण में रहे तो वह निर्जीव वस्तु की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसमें कोई भी जीवित प्राणी का गुण नहीं होता है वायरस में जब वो वातावरण में हो। जैसे ही वह लिविंग सेल में चाहे किसी भी जीव में प्रवेश करता है तो वह लिविंग थिंग की तरह बिहेव करने लगता है और उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, वह कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद वह डेवलप करना शुरू कर जाता है, मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से बहुत ही कम समय में बहुत सारा वायरस बन जाता है। वायरस जो है बहुत ही छोटा होता है बैक्टीरिया के तुलना में। बैक्टीरिया के तुलना में वायरस बहुत ही छोटा हो जाता है और वायरस जब तक लिविंग थिंग में नहीं प्रवेश किया है तब तक वह नॉन लिविंग थिंग का यानी कि कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। वायरसेज रेस्पायर नहीं करता है, वह खाना भी नहीं खाता है, ग्रो भी नहीं करता है, एक्सक्रेट भी नहीं करता है और अपने आप चलता भी नहीं है। वह केवल रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि या बैक्टीरिया की तरह ग्रो करना, खाना खाना, इस तरह से वह नहीं रहता है वायरस। यह केवल जैसे ही वह लिविंग थिंग में प्रवेश करता है वह मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। वायरसेज
रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करता है जब वह लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है। इस चीज को नोट करें। वायरसेज यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है जब बाहर रहता है। जैसे ही वह लिविंग थिंग में प्रवेश करता है, वह लिविंग थिंग में प्रवेश करता है, वो मल्टीप्लाई होने लगेगा, उसका ग्रोथ होने लगेगा। वायरसेज बहुत सारा डिजीज का एजेंट है। वायरसेज बहुत सारा डिजीज को यानी कि कॉज करता है। ह्यूमन बींग्स में भी वायरस के कारण से कुछ डिजीज जो होते हैं मानव के शरीर में, जैसे कि कॉमन कोल्ड, हम लोगों को जो सर्दी होता है कॉमन कोल्ड, वह भी वायरस के कारण से होता है। हम लोगों को इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, यह सब वायरस से होने वाले बीमारी है। अभी 2 एग्जांपल्स लेते हैं वायरस का, कॉमन कोल्ड वायरस और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV वायरस जिसको कहते हैं, जिससे एड्स होता है। कॉमन कोल्ड वायरस यह कॉमन कोल्ड डिजीज कॉज करता है, जबकि HIV वायरस एड्स कॉज करता है। तो डिजीज जो वायरस से होते हैं हमारे शरीर में, उसको एंटीबायोटिक से क्योर नहीं किया जा सकता है, परंतु बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों को हम लोग क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स से। यानी कि लगभग अभी तक वायरस का कोई क्योर नहीं है। वायरल डिजीज के लिए कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक्स चाहे मेडिसिन तैयार नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। यह केवल एक सेल से बना हुआ रहता है, जो एनिमल्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि प्रोटोजोन्स को एनिमल्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। प्रोटोजोन्स इस प्रकार का एनिमल्स होता है जैसे एल्गी की तरह। प्रोटोजोन्स कहाँ पाया जाता है, यह चीज हम लोगों को जानना है। तो प्रोटोजोन्स पोन्ड्स मतलब तालाब, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स यानी कि यह नाली जो होता है उसमें भी प्रोटोजोन्स पाया जाता है। ये रिवर्स में, और वाटर बॉडीज कहने का अर्थ हुआ जहां जहां पानी का स्रोत है सभी जगह पाया जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है प्रोटोजोन्स का जो हम लोगों को याद रखना है, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, यह सब जो है प्रोटोजोन्स का यानी कि एग्जांपल्स। प्रोटोजोन्स यानी कि यह हमारे शरीर में यह भी विभिन्न प्रकार का रोगों का उत्पत्ति कारक हो सकता है। इसके कारण से, प्रोटोजोन्स के कारण से, जैसे कि मच्छर एक प्रकार का, यानी कि मच्छर में भी मुख्यतः हम लोग को मेल मच्छर नहीं काटते हैं, फीमेल मच्छर काटते हैं केवल। फीमेल मच्छर में भी बहुत सारे प्रकार का मच्छर होते हैं, जैसे कि क्यूलेक्स, फीमेल एनोफिल्स जो फीमेल एनोफिल्स है, उसके कारण से हम लोगों के शरीर में मलेरिया होता है, उसके काटने के कारण से। एक्चुअली फीमेल एनोफिल्स हमारे शरीर में जब काटता है तो एक प्रकार का प्रोटोजोन हमारे शरीर में प्रवेश कराता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से डिसेंट्री मतलब डायरिया, लूज मोशन, यह सब का कारक जो है प्रोटोजोन्स होते हैं। यदि हम लोग गंदा पानी पी लेते हैं, यदि पानी में किसी भी प्रकार का खोट है, जो पानी पीने योग्य नहीं है, जो पानी पीने योग्य है उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर, POTABLE, पोर्टेबल वाटर। जो पीने योग्य पानी होगा उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर कहेंगे। तो जो पीने योग्य पानी नहीं है, वैसा पानी पीने से हम लोग को डिसेंट्री, डायरिया, है ना, यह सब लूज मोशन इत्यादि होने का चांस रहता है। जैसे एंटामीबा एक ऐसा प्रोटोजोन है जिससे एमोबिक डिसेंट्री होता है, एमोबिक डिसेंट्री। और प्लाज्मोडियम एक इस प्रकार का प्रोटोजोन है जिससे यानी कि मलेरिया होता है। और मलेरिया, हालांकि मलेरिया का क्योर है, यानी कि उसका दवा बन चुका है। उसके लिए एक सिंसोना ट्री, उसके छिलका जो होता है, उसके छिलका से हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि सिंसोना ट्री के छिलका से हम लोग प्राप्त करते हैं, और उसका क्योर भी है। जैसे वायरस की तरह, वायरस में उसका क्योर नहीं है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, लेकिन वैसा प्रोटोजोन्स
और बैक्टीरियाज में वैसा केस नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, फंगी के बारे में। फंगी लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फंगी लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना खाना स्वयं बना नहीं सकता। कुछ एग्जांपल है फंगी का, जैसे कि ईस्ट, मोल्ड्स, ये सब फंगी का टाइप्स। ईस्ट, मोल्ड्स, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सब फंगस। फंगस फंगी का सिंगुलर रूप होता है। मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स, यह सब फंगी का प्रकार है। ऑल फंगी, ईस्ट को छोड़कर जितने भी फंगी हैं वो सब एकदम फाइन थ्रेड से बना हुआ रहता है, धागा टाइप्स, जिसको हम लोग हाइपे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपे, HYPAE, हाइपे, PHAPHAE, हाइपे, यानी कि वह धागा टाइप का यानी कि स्ट्रक्चर से बना रहता है। सम फंगी लुक्स लाइक प्लांट्स, कुछ फंगी प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं लेकिन वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले कहा, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है वह खाना नहीं बना सकते। यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है और बीमारी भी कच करता है। यानी कि फंगी जो है पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स कहने का अर्थ है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहते हैं जीवित रहने के लिए। एक मोल्ड, मोल्ड जो है, एक मोल्ड, यह फंगी कैसे जगह पर डेवलप करता है? तो जो मॉइस्ट हो, नमी है जहां पर, और गर्म वाला कंडीशन है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पुआल जो होता है, स्ट्रॉ, जो धान का पुआल होता है, वह सब कहीं सड़ता है तो वहां पर मशरूम वगैरह डेवलप हो जाता है। तो वैसा जगह पर यह डेवलप होता है फंगी। फंगी ईस्ट और मोल्ड्स जो होते हैं इसमें बहुत ही छोटे साइज का होते हैं और इसको हम लोग उतना छोटे नहीं होते हैं कि हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम लोग देख भी सकते हैं लेकिन उसका जो छोटे यूनिट होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से यानी कि सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ईस्ट और मोल्ड्स फंगी हैं और इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किया जा सकता है। कुछ फंगी जैसे कि मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स या बिगर साइज में होते हैं जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। और ईस्ट और मोल्ड इस प्रकार के फंगी हैं जिसको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन कुछ फंगी जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है मशरूम, टोडस्टूल्स, पफ बॉल्स। और यह फंगी भी विभिन्न प्रकार के रोग कच करता है हमारे शरीर में। एक है एथलेट्स फुट, जो दौड़ लगाने वाले होते हैं उसके पाँव में जो है यानी कि एथलेट्स फुट नामक एक बीमारी हो जाती है जो फंगी के कारण से होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है। इसके पास क्लोरोफिल भी होता है और यह फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यह स्वयं अपना खाना बना सकता है। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एल्गी का भी विभिन्न प्रकार होते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं कि यह अपना खाना स्वयं बना सकता है। एल्गी दूसरे प्लांट से डिफर करता है इस तरह से कि इसके पास उतना डेवलप्ड रूट नहीं होता है, ना ही इसके पास स्टीम होता है, ना ही इसके पास पत्ता होता है। कुछ एग्जाम्पल है एल्गी का, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, क्लैमिडोमोनास, ये सब जो है डाइएटम्स एंड सीवीड्स, ये सब जो है क्या है एल्गी का एग्जाम्पल्स। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ज्यादातर एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे यूनिसेलुलर है तो कुछ मल्टीसेलुलर भी है।
यहाँ पर क्लेमिडोमोनास जो है और डाइएटम्स या सिंगल सेल्ड एल्गी है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पाइरोगाइरा या मल्टी सेलुलर एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास नाइट्रोजन फिक्स करने का टेंडेंसी होता है। जिस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करने का काम करता है। धन्यवाद। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने आज पढ़ाया इसको अच्छा तरीका से वो पढ़कर समझकर, और फिर इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए